Hello, Post RN. Are you there? G class, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Ramzan अच्छा जा रहा होगा तुम लोगों का, and you and your family will be safe from the ongoing pandemic coronavirus. I hope सब safe होगे, families तुम सबकी safe होंगी. जी मुझे इस टाइम अटेंडेंस जो है जी बड़े कम तुम लोग नज़र आ रहे हो यहाँ पे रजिस्टर्ड जो भी हुए हैं ऑनलाइन, ठीक है. So I request all of the students to be in time, to come online in time. अब तो घर बैठ के करना है, अब तो बंदा टाइम पे आ ही जाता है, कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है, कोई मसले नहीं है. तो जी फाइनली कमिंग टुवर्ड्स द लेक्चर प्रोटीन्स, आज हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे. लास्ट टाइम किया था हमने प्रोटीन्स की जो है अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन वगैरह ना. आई होप तुम लोगों ने थोड़ा बहुत तो स्टडी किया होगा कि बिल्कुल नहीं किया. So what I want is कि जो भी lecture है, because already there is only one class in the whole week, so हम कम से कम जो भी उसमें discuss करें ताकि हम उसको ना बाद में revise कर लें. तो revision is a must thing कि जैसे ही आप जो है ना वो एक पेज है, 2 पेज है, 3 पेजेस हैं, बट उसको जो है ना जी रिवाइज लाजमी करो. सो यू गाइस आर एबल टू हेयर मी. सुमैया शाहिद के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा. अटेंडेंट बाकी लड़कियां लड़के किधर गायब हैं? 3 हुए हैं अभी. तो सब आ जाओ ताकि हम जो है ना ऑफिशियली वी विल मूव फॉरवर्ड. सो जी प्रोटीन्स की डेफिनेशन, अमाइनो एसिड्स के फंक्शंस, अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन, एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू memorize the names of the essential and non-essential amino acids. That is the must thing because essential non-essential इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा. वैसे तो आपका जो बिगिनिंग के बायोकेम के चैप्टर्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, all of these chapters are very important, but the protein is, I must say, especially important. And the contents of the chapter like the amino acids, its classification, especially essential, non-essential. So these are important regarding the theory point of view as well as regarding the Viva point of view, because in Viva, the chapter is also very important. There are a number of questions which can be asked by the examiner to you regarding the proteins and amino acids. So we have done this, I think, sulfur-containing amino acids, aromatic, acidic, basic. So we have done these things in the previous lecture: ketogenic, glucogenic amino acids, and the stable also. So I hope किया भी है कि नहीं टेबल किसी ने याद या इवन देखा ही हो. बिकॉज आई आस्क यू कि हर एक की जो है ना कम से कम 2 3 3 एग्जाम्पल्स तो लाजमी करनी है. बट असेंशियल नॉन असेंशियल के सब नाम करने हैं. लेकिन देखो हैं तो अमाइनो एसिड्स 20. अब देखो जब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं ना, अगर आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, एक क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, तो हमारे पास ये 10 अमाइनो एसिड हैं, 12 अमाइनो एसिड हैं ग्लूकोजेनिक. तो इसमें से अगर उन्होंने एमसीक्यूज में तो हमें फिर ये सारे ही करने पड़ेंगे. हम किसी को भी जो है ना वो स्किप नहीं एज सच कर सकते. तो नाउ दीज डेज प्लीज थिंक ऑफ द कोरोना वायरस एज ए ब्लेसिंग. इसको ब्लेसिंग समझो, क्योंकि कहाँ हॉस्पिटल से कॉलेज आना, ट्रैवलिंग में टाइम्स आया, फिर कॉलेज में भी 8 बजे तक 7 बजे तक रुकना, और घर में कम से कम चलो टाइम तो तुम लोग दे रहे हो, बट वैसी थकावट तो नहीं है, वैसी फटीग नहीं है, ठीक है, वैसी ट्रैवलिंग नहीं है, टाइम भी इतना सेव हो रहा है तुम लोगों का. तो आई मस्ट से कि दिस इज़ द टाइम, बेस्ट टाइम एट विच यू कैन एटलीस्ट लर्न. तो लर्निंग तुम लोग जी इसमें करना चाहो तो बड़ी अच्छी कर सकते हो, ठीक है. ज़ुटराइन तक मेरे ख्याल में हमने किया था.
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्विटर आयन के बाद जी अब हम स्टार्ट करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। Now what is meant by the isoelectric pH? The pH at which the amino acid has no net charge on it and therefore does not move towards the electrodes in an electric field is called as the isoelectric pH. ऐसी pH जिस पे अमाइनो एसिड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, और न्यूट्रल होता है, वो कोई चार्ज नहीं होता और वो किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव किसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर सकता। ये हमने पढ़ा था ना, पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं, नेगेटिव को कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव आयन को एनाइन कहते हैं, नेगेटिव को कैटाइन कहते हैं। फिर रिमेंबर केमिस्ट्री की 9th वाली बुक से। सो वी हैव स्टार्टेड दिस ऑलरेडी ना। तो जी ऐसी पीएच जिसपे अमाइनो एसिड के ऊपर कोई चार्ज ना हो, उस पीएच को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। और इस पीएच पे फिर क्या होता है कि जो प्रोटीन की सॉलिबिलिटी होती है ना, जब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटीन की जो सॉलिबिलिटी होती है ना वो होती है मिनिमम, यानी कि कम से कम। At isoelectric pH, the solubility of the protein is minimum. जी जो बच्चियां सोनिया या जो भी कह रहे हैं जिनको थोड़ा सा ऑडियो इशू है, प्लीज रिकनेक्ट योर कनेक्शन, बिकॉज अगर ऑडियो इशू हो तो फिर किसी को भी आवाज ना आए, ठीक है। तो इफ सम ऑफ यू आर लिसनिंग एंड सम ऑफ यू आर नॉट लिसनिंग, तो इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम एट योर एंड, ठीक है। तो जी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऐसी पीएच जिसपे प्रोटीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। यार नमाज का टाइम 6 बजे के बाद भी इंशाल्लाह होगा, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड द लेक्चर एंड असर की तो छोटी सी है, अब बात भी ऐसी है कि बंदा इनकार भी नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे मैं तो जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि 5 से पहले ही जो है ना वो पढ़ के ही बैठूं, बिकॉज 4:45 पे अजान तो हो जाती है, तो आप प्रेयर वगैरह मतलब अदा कर सकते हो। मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को मैं 6 बजे से 10 मिनट पहले ही फ्री कर दूंगी, तो इट्स बेटर कि अभी लेक्चर कंटिन्यू करें। और 5:45 पे नमाज का बिल्कुल टाइम होता है असर का, तो हम जो है ना सब उसी टाइम असर की नमाज अदा करेंगे, ठीक है जी। तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपना जो लेक्चर है, ठीक है। सो द ब्रेक विल बी एट 5:45, ठीक है। तो आई विल फ्री यू गाइज फ्यू मिनट्स बिफोर द एंडिंग ऑफ द लेक्चर, ठीक है। तो इस वक्त अभी लेक्चर की तरफ ही आते हैं। तो जी अच्छा जी, ऐसी पीएच पे प्रोटीन की जो सॉलिबिलिटी है ना वो होती है मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या है कि आपकी प्रोटीन इजीली आइसोलेट हो सकती है, ठीक है, इजीली आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं। जब प्रोटीन जिस भी चीज में डिसॉल्व हुई है उसमें उसकी सॉलिबिलिटी कम से कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, तो इसका मतलब है हम उस चीज में से, ब्लड में से, प्लाज्मा में से, सोल्यूशन में से प्रोटीन को इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, और हर प्रोटीन की ना एक फिक्स होती है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ठीक है। एवरी प्रोटीन हैज ए फिक्स्ड आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ठीक है। अब जैसे कि और अमाइनो एसिड्स की भी बिल्कुल फिक्स होती है, ठीक है। जैसे एलानिन की लिखी हुई है 6, एस्पार्टिक एसिड की 3, आर्जिनिन की 10, इसी तरह से कैसीन जो प्रोटीन है, ठीक है। कैसीन इज द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में जो शुगर होती है लैक्टोज, और मिल्क में जो प्रोटीन होती है ना वो होती है जी कैसीन, ठीक है। लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन की जो है प्रोटीन, जो आपकी मिल्क की प्रोटीन है, ठीक है, लैक्ट एल्ब्यूमिन, वो है जी दैट, उसकी जो पीएच है दैट इज 6.4, ठीक है। तो कैसीन, लैक्ट एल्ब्यूमिन, इन दोनों की आइसोइलेक्ट्रिक पीएच लिखी हुई है। अगर हमें पीएच पता है, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। अगर आइसोइलेक्ट्रिक पीएच आपको पता है तो फिर हम जो है क्या करते हैं, जिस भी सोल्यूशन में, सपोज तुम लोगों ने अगर पानी में कोई प्रोटीन को डिसॉल्व किया हुआ है और आपको पता है कि जैसे कि मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क को हमने क्या करना है कि मिल्क में से आपने कैसीन अगर निकालनी है तो हमें 4.6 पीएच पता है, तो हम अपने मिल्क को ले जाएंगे 4.6 पे, यानी कि उसमें थोड़ा सा क्या डालेंगे, एसिड, क्योंकि एसिड पीएच को लो करता है ना। तो 4 पीएच या 4.6 पीएच हो जाएगी, तो खुद ही कैसीन देखो, जब मिल्क में आपको लेमन को एसिड डालो तो उसमें फुटकियां सी बन जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोटीन उसकी जो है ना वो ऊपर आ जाती है, प्रेसिपिटेट्स उसके बन जाते हैं। अगर हम उसको फिल्टर करें तो इजीली हम प्रोटीन को आइसोलेट कर सकते हैं जी। तो आइसोलेक्ट्रिक पीएच का मतलब ये है कि दिस इज द बेस्ट वे बाय विच वी कैन इजीली आइसोलेट द प्रोटीन फ्रॉम एनी सोल्यूशन। किसी भी हम सोल्यूशन से प्रोटीन को आइसोलेट इजीली कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें उसकी पीएच पता है और हमने उस पीएच
पे लेके जाना है अपने सोल्यूशन को। हम कैसे लेके जाएंगे, हम सोल्यूशन में एसिड ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे, ताकि उसकी पीएच जो है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच की तरफ आ जाए। ठीक है जी। तो जी एट पीएच below the at pH below the isoelectric pH the Aliza papa आ गए जाओ बाबू, okay fine go. At pH below the isoelectric pH amino acid denotes hydrogen ions and acid. जाहिर है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से पीएच कम होगी तो अमीनो एसिड एसिड एक्ट करेगा, और जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से पीएच ज्यादा होगी तो अमीनो एसिड एक्ट करेगा एज ए बेस एक्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज वी नो कि जो न्यूट्रल पीएच है ना दैट इज 7 से बिलो आपका जो सोल्यूशन है ना वो एसिड एक्ट करेगा, एंड अबव 7 योर सोल्यूशन विल एक्ट एज ए बेस। नाउ द फंक्शंस ऑफ some important amino acids। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के क्योंकि वी हैव द 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और इसमें हर अमाइनो एसिड का जी एक स्पेशल एक डेजिग्नेटेड फंक्शन है। ठीक है, जो हमने करना है याद। नाउ द मेथिओनिन, methionine as the sulfur containing amino acids. I asked you to memorize the names of the sulfur containing amino acids. There are 2 sulfur containing amino acids, one is methionine and one is cysteine। दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में सल्फर आता है 20 में से। ठीक है, सिर्फ 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, एक है मेथियोनिन और एक है जी सिस्टीन। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस आप देखो अमाइनो एसिड्स जो हैं ये भी जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपकी बॉडी में जो है ना वो एक्टिव फॉर्म में हो। ठीक है, अब अमाइनो एसिड जैसे मेथियोनिन है तो इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है एस एडिनोसाइल मेथियोनिन सैम। ठीक है, ये इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। दिस कंटेन्स सल्फर एंड प्रोवाइड्स सल्फर टू द बॉडी, बॉडी को सल्फर प्रोवाइड करता है। ठीक है, लिपोट्रोपिक फैक्टर है, लिपिड्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। इट इज इनिशिएटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है जी, इट डिनोट्स द मिथाइल ग्रुप टू फॉर्म द अदर कंपाउंड्स, और जब ये मेथियोनिन एक्टिवेट होता है तो ये एस एडिनोसाइल मेथियोनिन बनाता है। ठीक है, अगर हम मेथियोनिन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप का मतलब क्या है, इसमें CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो ये दूसरे कंपाउंड्स को जब अपना मिथाइल ग्रुप जो है गिफ्ट करता है, डोनेट करता है, तो उससे और डिफरेंट कंपाउंड्स बन सकते हैं, जैसे कि नॉर एड्रीनालिन से एड्रीनालिन बनता है। जब ये अपना मिथाइल ग्रुप नॉर एड्रीनालिन को देता है तो वो चेंज हो जाता है एड्रीनालिन में। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसको। ठीक है, तो वी नो दैट एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन आर द नेम्स ऑफ द 2 हार्मोन्स। ठीक है, नॉर एड्रीनालिन और एड्रीनालिन दोनों 2 हार्मोन्स हैं। ठीक है, जिसको हम एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो 2 हार्मोन्स है ना, ये हार्मोन्स है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। जब हम हार्मोन्स पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में करेंगे, अभी क्योंकि नाम आया है तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू डिटेल। नॉर एड्रीनालिन एड्रीनालिन आर द नेम्स ऑफ 2 हार्मोन्स। ठीक है, और ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हार्मोन्स हैं, जिसका मतलब ये है कि ये हार्मोन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें सर्टेन सिचुएशंस जैसे कि फेयर एंड फ्राइट, एक्साइटमेंट, हंगर, जॉय, सैडनेस, इनमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अब मेथियोनिन का काम ये है कि ये इसमें मिथाइल ग्रुप इसके स्ट्रक्चर में होता है। ये अपना मिथाइल ग्रुप जब नॉर एड्रीनालिन को देता है तो वो उसके साथ कंबाइन करके एक हार्मोन और बनाता है जिसका नाम है एड्रीनालिन। तो ये है फंक्शन बेसिकली मेथियोनिन का। 2-3 लाइंस हैं फंक्शंस की हर एक अमाइनो एसिड के, तो हमने वो लाजमी याद रखनी है। मेथियोनिन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो ये बॉडी को सल्फर दे रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। इसके अलावा अपना मिथाइल ग्रुप दूसरे कंपाउंड्स को देके और डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहा है। ठीक है जी, इसके बाद है सिस्टीन। सिस्टीन में भी सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी हमें सल्फर दे रहा है, हमारी बॉडी को जो है सल्फर दे रहा है। दीज आर द 2 अमाइनो एसिड्स व्हिच कंटेन सल्फर। इसके अलावा जी सिस्टाइन, इट कंटेन्स द सल्फर एंड प्रोवाइड्स टू बॉडी, इट टेक्स पार्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि ये एक ट्राइपेप्टाइड है। ठीक है, ट्राइपेप्टाइड का मतलब ये है कि 3 अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। ठीक है, ग्लूटाथायोन एक प्रोटीन का नाम है और 3 अमाइनो एसिड से मिलके बनी है, और इस प्रोटीन का फायदा ये है कि ये रेड ब्लड सेल्स को हीमोलाइसिस से बचाती है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम हीमोलाइसिस। ग्लूटाथायोन इज द प्रोटीन which prevents red blood cells from hemolysis। तो ये इसका
फंक्शन है, ठीक है जी। उसके बाद है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द अमाइनो एसिड्स, ठीक है, सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है, सबसे छोटा अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। काम अब जी इसका क्या है? काम इसका ये है कि बेसिकली इट कंबाइंस विद द बाइल एसिड, ठीक है, बाइल एसिड्स के साथ मिल के बाइल सॉल्ट्स की हमारी बॉडी में सिंथेसिस करते हैं। सबको पता है कि लिवर से जो है ना बाइल सिक्रीट होता है, ठीक है, जो गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है बाइल, ठीक है, और ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो बाइल और बाइल सॉल्ट्स हैं ये हमारी बॉडी में फैट्स को मेटाबलाइज करने में हेल्प करते हैं। अगर आपकी जो है वो देखो किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाए या बाइल की सिक्रीशंस वगैरह नहीं हो रही हो, तो उन लोगों को फिर फैटी फूड खाने में बहुत ज्यादा मसला होता है। तो हमने इसके फंक्शंस ऐसा सिर्फ याद रखने हैं कि ग्लाइसिन का काम ये है कि इट बाइल के साथ मिलके, बाइल एसिड्स के साथ मिलके बाइल सॉल्ट्स को बना रहे हैं। इसके अलावा इन लिवर इट डिटॉक्सिफाइज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी भी रिमूवल कर रहा है, इट डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है बेंजोइक एसिड की, विच इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये एक दो फंक्शंस आई विल मस्ट से कि तुम लोग जो है ना वो याद रखो। इसके अलावा ग्लाइसिन का भी ये फंक्शन है कि ये ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ग्लाइसिन बाइल एसिड्स के साथ मिलकर बाइल सॉल्ट्स बना रहा है, बेंजोइक एसिड की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। इसके अलावा ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस कर रहा है। इसके अलावा हीम की सिंथेसिस कर रहा है। हीम तुम सबको पता है कि हीम इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का मेजर कंपोनेंट हीम है। प्यूरिन्स की सिंथेसिस कर रहा है, क्रेटीन की सिंथेसिस कर रहा है। अब प्यूरिन्स क्या हैं? प्यूरिन्स आर बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लिक एसिड के चैप्टर में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। तो प्यूरिन इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाउ व्हाट इज क्रेटीन? क्रेटीन इज ऑल्सो द स्पेशलाइज प्रोडक्ट जो कि अमाइनो एसिड से ही बनती है। और क्रेटीन अगर नहीं भी सुना तो क्रेटिनिन जरूर सुना होगा, विच इज द किडनी जो रीनल फंक्शन टेस्ट में हम यूज असेस करते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट में क्रेटिनिन और यूरिया के लेवल हम चेक करते हैं, तुम सबको पता होगा, ठीक है। तो ये समझ लो क्रेटीन उसका पेरेंट मॉलिक्यूल है, उसका प्रिकर्सर है, ठीक है जी। तो उनके सिंथेसिस करवा रहा है। तो ये सारे फंक्शंस हैं ग्लाइसिन के। तो हमने हर अमाइनो एसिड के दो चार जो फंक्शंस लिखे हुए हैं ना, वी हैव टू मेमोराइज इट, वो हमने याद रखने हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जी हीम की सिंथेसिस हो गई, प्यूरिन की सिंथेसिस हो गई, क्रेटीन की सिंथेसिस। इसके अलावा इट इज अ मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ठीक है। एक होता है जो कि ना आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, जो आपकी नर्व्स वगैरह की स्टिमुलेशन में इंपॉर्टेंट होता है। और एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जो कि जो है ना नर्व्स के दरमियान जो है जब भी कोई मैसेज वगैरह कन्वे करता है या उसको इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। तो ये हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एक दो फंक्शंस तुम लोग अगर ग्लाइसिन पे एक दो नंबर का क्वेश्चन आ भी जाए, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का, तो हमें कम से कम कुछ फंक्शंस हों, जैसे कि बाइल एसिड के साथ बाइल सॉल्ट की सिंथेसिस कर रहा है, बेंजोइक एसिड की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस कर रहा है, हीम की सिंथेसिस। तो आई थिंक दैट इज इनफ, ठीक है। इसके अलावा जी ये ग्लूकोजेनिक भी है ग्लाइसिन जो है, यानी कि ये ब्रेकडाउन से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो कि ग्लूकोज की सिंथेसिस में हेल्प करें, ठीक है। इट हेल्प्स द सिंथेसिस ऑफ द कंपाउंड्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज। जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये हमें ऐसे कंपाउंड्स देता है जो कि आगे जाके ग्लाइकोजन या ग्लूकोज बना सके हमारी बॉडी में। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड भी जो अमाइनो एसिड है जी, ये प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स दोनों क्या हैं? दोनों हैं नाइट्रोजनस बेसिस। इसके अलावा ये मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है हमारी बॉडी का, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके अलावा जी ग्लूटामिक एसिड पे हम आ जाएं। glutamic acid it takes part in the synthesis of glutathione। ग्लूटामिक एसिड भी ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस करवा रहा है, ठीक है। और ग्लूटाथायोन मैंने पहले बता दिया, ग्लूटाथायोन एक प्रोटीन है जो कि क्या कर रही है? रेड ब्लड सेल्स को हीमोलाइसिस से बचा रही है। इसके अलावा भी इसके ग्लूटाथायोन के एक दो फंक्शंस हैं, ठीक है। ग्लूटाथायोन के एक दो और भी फंक्शंस हैं, डीएनए की रिपेयर वगैरह में भी जो है ना ये बेसिकली हेल्प करती है। लेकिन ज्यादा इसका जो काम है ना कि ये रेड ब्लड सेल्स को हीमोलाइसिस से बचा रही है, ठीक है जी। दैट इज द बेसिकली फंक्शन ऑफ एस्पार्टिक एसिड। इसके अलावा है जी ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के ही हम फंक्शन कर रहे थे।
अब यू ऑल आर आई थिंक फेमिलियर विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये हमारे इसी तरह से हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। दे आर लाइक द केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। केमिकल मैसेंजर्स का रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और सिग्नल्स वगैरह ट्रांसमिट करते हैं एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में, सिग्नल पास करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर हमारी बॉडी में, ठीक है। जो नर्व ट्रांसमिशन हो रही है, जो हमारी सिग्नल पास हो रहे हैं फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर, दैट रोल इज बेसिकली प्लेड बाय द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। फिनाइल एलानीन जी, ये भी टायरोसिन की सिंथेसिस कर रहा है, डोपा की, एडिनालिन, नॉरएड्रेनालिन की, ठीक है। टायरोसिन तो एक अमाइनो एसिड है, डोपा जो है डोपामीन ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन दोनों जो हैं वो हार्मोन्स हैं, ठीक है, तो उनकी सिंथेसिस कर रहा है। तो हमने देखा है कि अमाइनो एसिड्स जो है ना सिर्फ प्रोटीन्स नहीं बना रहे, अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में हार्मोन्स भी बना रहे हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में एंजाइम्स भी बना रहे हैं, अमाइनो एसिड्स जो हैं जी वो कुछ स्पेशलाइज्ड कंपाउंड्स भी बना रहे हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बना रहे हैं। तो दीज आर द बेसिकली फंक्शंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स। अब टायरोसिन का क्या काम है जी? टायरोसिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द हार्मोन थायरॉक्सिन। टायरोसिन की सिंथेसिस जिस हार्मोन से हो रही है उसका नाम है थायरॉक्सिन, ठीक है। और नहीं, बल्कि जो टायरोसिन है ये हार्मोन बना रहा है, ठीक है। टायरोसिन is important for the synthesis of the hormone thyroxine। इसके अलावा ये भी न्यूरोट्रांसमीटर भी है। इसके अलावा डोपामीन और एड्रेनालिन की भी सिंथेसिस कर रहा है। मेलानिन जो आपकी स्किन का पिगमेंट है, ठीक है, उसकी भी सिंथेसिस कर रहा है टायरोसिन। नेक्स्ट इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफान 60 मिलीग्राम ऑफ द ट्रिप्टोफान इन द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग द नियासिन, विटामिन B3 की सिंथेसिस कर रहा है। इसके अलावा सेरोटोनिन इज अगेन अ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो अमाइनो एसिड्स का बड़ा रोल है कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर भी बना रहे हैं, विटामिन की सिंथेसिस भी कर रहे हैं, हार्मोन्स की सिंथेसिस भी कर रहे हैं। इसके अलावा जी नंबर 10 पे है जी प्रोलीन। प्रोलीन भी एक अमाइनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी में मेजर कंपोनेंट है किसका? कनेक्टिव टिश्यूज का, ठीक है। और हाइड्रोक्सी प्रोलीन की फॉर्म में ये कोलाजन का मेन कंपोनेंट है। कोलाजन एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी की, ठीक है। हमारी बॉडी का जो समझ लो जो स्केलेटन का तीसरा हिस्सा है ना वो कोलाजन से मिलके बना है। And collagen is the protein which is present in the skin, in the bones, in the tendons, in the cartilage. I must say that this it is the protein which is present in our body almost everywhere, ठीक है। काफी जगहों पे कोलाजन बॉडी की मेजर प्रोटीन है और ये काफी जगहों पे प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड्स which do not take part in protein synthesis, ऐसे अमाइनो एसिड्स, there are some specialized अमाइनो एसिड्स, देखो 20 तो मैंने बता दिया जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, बाकी मैंने बताया था 300 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, तो उनका भी कोई ना कोई रोल है। अब उनमें से 4 अमाइनो एसिड्स आर गिवन विच डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन जाहिर है कि हमारी बॉडी में इनका कोई ना कोई और रोल होगा, कोई ना कोई और इनका फंक्शन लाजमी होगा। तो सबसे पहला है जी सिट्रोलिन एंड ऑर्निथिन। ये जो दो अमाइनो एसिड्स हैं ये यूरिया साइकिल में हेल्प करते हैं। अब यूरिया साइकिल का क्या मतलब है? यूरिया साइकिल का मतलब ये है कि बॉडी में हम सबको पता है कि प्रोटीन्स जब मेटाबॉलाइज होती हैं तो इसका एंड प्रोडक्ट बनता है अमोनिया, ठीक है। और अमोनिया जो है ना वो एक टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हमें और वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। अमोनिया टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है और पानी में डिजोल्व नहीं होता। इस वजह से जाहिर है बॉडी से कैसे निकलेगा अगर वाटर में डिजोल्व नहीं होता तो बॉडी में लिवर जो है इस अमोनिया को चेंज करता है इन द यूरिया, ठीक है। लिवर हमारी बॉडी में अमोनिया को चेंज करता है यूरिया, और जिस प्रोसेस के थ्रू चेंज करता है, जिस पाथवे के थ्रू चेंज करता है, उस पाथवे का नाम है यूरिया साइकिल, ठीक है। तो यूरिया साइकिल में 2 अमाइनो एसिड्स जो हैं जी उनका रोल बड़ा है, एक है सिट्रोलिन और एक है ऑर्निथिन। दूसरा है जी टोरीन। टोरीन इट कॉन्जुगेट्स विद द बाइल एसिड्स, ये बाइल एसिड्स के साथ मिलके बाइल सॉल्ट बना रहा है, ठीक है। ये है जी फंक्शन टोरीन का। इसके अलावा गाबा इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, डोपा इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और डोपा के बारे में तो ये भी है कि ये जो पार्किंसंस डिजीज है, जो राशिया की बीमारी होती है, उसमें एज ए मेडिसिन के तौर पे भी शुरू होता है, मेडिसिन के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। द अमाइन फॉर्म डोपामीन इज ऑल्सो अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। जो डोपा जो अमाइनो एसिड है उसके साथ उसकी जो अमाइन फॉर्म है जिसको हम डोपामीन कहते हैं, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का इनहिबिटरी फैक्टर भी है। प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन
कौन सा हार्मोन है जी? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, फीमेल्स की बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन। और डोपामीन जो है, ये अमाइनो एसिड जो है, ये मिल्क प्रोडक्शन को समझ लो रोक रहा है, इनहिबिटरी फैक्टर है, नेचुरली ये इनहिबिटरी फैक्टर है। इंटर कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड्स, आप जी एक अमाइनो एसिड दूसरे में चेंज हो सकता है, जैसे कि हमने बात की थी ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो सकता है, ठीक है, इसी तरह से फिनाइलएलानिन टायरोसिन में चेंज हो सकता है, टायरोसिन डोपा में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी में एक से दूसरे में चेंज हो सकते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन सीरीन में हो सकता है, सिस्टीन एलानिन में चेंज हो सकता है। तो दीज अमाइनो एसिड्स आर इंटरचेंजेबल विद ईच अदर। उसके बाद है जी पेप्टाइड बॉन्ड एंड अमाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड एंड अमाइड लिंकेज, ठीक है जी। प्रोटीन का चैप्टर अभी हमारा काफी काफी पड़ा हुआ है। अब देखो जैसे दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान लिंकेज बनती है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसी तरह से दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान भी एक बॉन्ड बनती है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बॉन्ड भी ऐसे ही बनेगी कि एक दो ग्रुप्स है ना अमाइनो एसिड में, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमाइन ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल OH और अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन, दे आर एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ द वाटर, पानी की फॉर्म में H2O की फॉर्म में निकलता है और रिमेनिंग के दरमियान लिंकेज बन जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बड़ी स्टेबल बॉन्ड है, ठीक है, बहुत स्टेबल बॉन्ड है, इजीली ब्रेक नहीं होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है जो पेप्टाइड बॉन्डिंग है। Peptides means amino acids. Oligopeptides are the peptide chains made up of 2 to 10 amino acids. ठीक है, जैसे आपने ओलिगोसेक्राइड्स पढ़ा था ना, इसी तरह से देखो डाइपेप्टाइड का मतलब है दो अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन कर रहे हैं तो डाइपेप्टाइड, तीन जब कंबाइन कर रहे हैं तो ट्राइपेप्टाइड। और जनरली हम ये कह सकते हैं जब 2 से 10 अमाइनो एसिड्स कंबाइन करते हैं तो हम इसको कह रहे हैं ओलिगोपेप्टाइड। And when more than 10 amino acids they combine with each other, they will form a पॉलीपेप्टाइड। जब 10 या उससे ज्यादा अमाइनो एसिड्स कंबाइन करते हैं तो हम उसको कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड। और जब 50 से 100 अमाइनो एसिड्स कंबाइन करते हैं तो फिर हम कहते हैं दिस इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। When 2 to 10 amino acids combine with each other, they are called as oligopeptides. When more than 10 amino acids combine with each other, this is called as polypeptide. And when more than 50 to 100 amino acids combine with each other, they are called as protein molecule. आप जी उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट जी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीन को हमने जी 4 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में जो है ना डिवाइड किया गया है। ये इसकी क्लासिफिकेशन भी हम कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ये भी हम कह सकते हैं प्रोटीन की क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर की बेस पे। तो सबसे पहले है जी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टररी स्ट्रक्चर। तो 4 प्रोटीन के जो है ना स्ट्रक्चर लेवल्स हैं। ज़ाहिर है जो सबसे सिंपल होगा वो प्राइमरी, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा सेकेंडरी, फिर और कॉम्प्लेक्स, टर्शरी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स कितनी हैं। तो जी सबसे पहला जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन का वो है जी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। The number and order of the amino acids in the straight polypeptide chain is called as the primary structure of the protein. अब जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, इसका मतलब ये है it is simply a long chain of the amino acids, कि सिर्फ अमाइनो एसिड्स जो है ना, जैसे एलानिन है वो मैथ्योनिन से ज्वाइन कर रहा है, एलानिन प्लस मैथ्योनिन प्लस सिस्टीन, ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं और ये बना रहे हैं एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। मैं जैसे लिख रही हूँ फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, ए फॉर एलानिन, ठीक है, तो एलानिन प्लस पी से है जी आपका फिनाइल एलानिन, इसी तरह से आपका जो है ना जी से है ग्लूटामिक एसिड, ये कैपिटल होने चाहिए वैसे वर्ड्स जो है ना, इसी तरह से टी, ठीक है। तो इस तरह से पूरी एक अगर लॉन्ग चेन बन रही है, ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है। ये मैंने लिखा है ए फॉर एलानिन, कैपिटल होने चाहिए वैसे ये सिंबल्स जो होते हैं ना प्रोटीन्स के, ये कैपिटल होते हैं। तो जैसे ए है एलानिन, पी से फिनाइल एलानिन, जी से ग्लूटामिक एसिड, टी से ट्रिप्टोफैन, इसी तरह से अमाइनो एसिड्स जो है ना एक दूसरे से ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो ये जो सबसे सिंपल है ना, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन ये सिंपल तो है लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा ये दे रहा है, ठीक है। मैं पेप्टाइड बॉन्ड दोबारा बता दूंगी, मैंने बताया था जब 2 अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है,
टू माइनो एसिड्स व्हेन ज्वाइन टुगेदर, तो उनके दरमियान जो लिंकेज होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। जाहिर है जब एक अमाइनो एसिड दूसरे से ज्वाइन करेगा तो उसके दरमियान कोई ना कोई लिंकेज तो होगी ना, जो इनके दरमियान बॉन्ड होती है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो NH है, और देखो अमाइनो एसिड्स में दो ग्रुप है ना, ठीक है, एक NH अमाइन ग्रुप है और एक दूसरा है जो कि क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो आपके ये जो दो ग्रुप हैं इसमें अब बॉन्ड का मैं बता रही हूँ, पेप्टाइड बॉन्ड का, कि शुमाइला इतना लेट क्यों आ रही हो, अस्सलाम वालेकुम जो भी कह रहे हैं। अच्छा जी, तो जी पेप्टाइड बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, तो अमाइनो एसिड्स में वी हैव टू ग्रुप्स, एक अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमाइन ग्रुप NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, मैंने NH ही लिखा है अभी। तो ये जो COOH है ना, इसका एंड वाला OH, ठीक है, इसका OH और NH का हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। रिमेनिंग जो अमाइनो एसिड्स हैं, ज़रा अमाइनो एसिड्स मैंने दोनों अमाइनो एसिड्स नहीं लिखे बल्कि उनके ग्रुप लिख दिए। तो रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगी, जो अमाइनो एसिड का पार्ट रह जाएगा उसके दरमियान जो लिंकेज बनेगी, उसको हम कह रहे हैं दिस इज अ पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है जी, अब मैंने इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर में तुम लोगों को बता दिया कि फ्यू अमाइनो एसिड्स 100 हो सकते हैं, 200, डिपेंडिंग अपॉन के प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितना है, प्रोटीन का साइज क्या है। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड आपस में अटैच होते हैं और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड होगी ना वो सिर्फ एक होगी, वो होगी पेप्टाइड बॉन्ड। ये याद रख लो, ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है। ठीक है, और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है बड़ी स्ट्रांग बॉन्ड है। ठीक है, दो अमाइनो एसिड्स को जो ज्वाइन कर रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा है A+P+G, तो इज दिस स्ट्रक्चर गिविंग इंफॉर्मेशन टू अस, तो इस स्ट्रक्चर से हमें बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखो इस स्ट्रक्चर से हमें मिल रहा है कि जिस भी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है उस प्रोटीन में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स है, पहली चीज। दूसरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट है। तीसरी चीज देखो, अमाइनो एसिड्स तो 20 ही हैं, लेकिन जब 20 ज्वाइन करेंगे तब तो प्रोटीन ही ना बनेगी। इसका मतलब है कोई अमाइनो एसिड 10 दफा रिपीट हो रहा है, कोई 2 दफा रिपीट हो रहा है, कोई 4 दफा रिपीट हो रहा है, फिर ही प्रोटीन बनेगी ना। किसी प्रोटीन में 300 अमाइनो एसिड है, किसी में 700 है, किसी में 100 है, किसी में 400 है। 50 से कम वाली को तो हम प्रोटीन कहते ही नहीं ना। तो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि व्हाट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन, उन अमाइनो एसिड्स की फ्रिक्वेंसी कितनी है, कौन सा अमाइनो एसिड कितनी दफा रिपीट हो रहा है, हर अमाइनो एसिड की पोजीशन क्या है। पोजीशन ऑफ द प्रोटीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर एक भी अमाइनो एसिड की पोजीशन खराब हो जाए ना, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने लिखा है कि एलानिन सबसे पहले है, अगर ये फर्स्ट पोजीशन की बजाय जो है जी एलानिन वो 6 पे आ जाए, तो इसका मतलब है द होल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन विल बी डिस्टर्ब्ड। और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पे जो है आपका रेड ब्लड सेल्स, उनमें 6 पोजीशन पे जो है जी वो ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है। अगर उसकी जगह पे 6 पोजीशन पे वेलिन प्रेजेंट है, अगर उसकी जगह पे ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, कोई भी अमाइनो एसिड आ जाता है, तो whole function of the red blood cell will be disturbed and the disease will be called as a sickle cell anemia. Red blood cells में अगर उसके स्ट्रक्चर में 6 पोजीशन पे वैलीन की जगह ग्लूटामिक एसिड आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि सारा फंक्शन ही प्रोटीन का खराब हो गया। अब वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन से बन जाती है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो एक भी अगर अमाइनो एसिड की पोजीशन का फर्क आ जाए तो इसका मतलब ये है कि द होल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन इज गोइंग टू डिस्टर्ब। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो इन्फॉर्मेशन देता है तुम लोगों को बता दी है, और प्लस मैंने ये भी बता दिया है कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, जो इनकी पोजिशन है 1, 2, 3, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक की भी पोजिशन खराब हो जाए तो, या कोई एक अमाइनो एसिड बीच में से रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए, तो सारा फंक्शन प्रोटीन का इम्पेयर्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब आ जाओ जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो प्राइमरी में तो सिंपल हमारे पास एक लॉन्ग चेन है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स ने एक लॉन्ग चेन में अपने आप को जो है ना जी अरेंज किया हुआ है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अब ये जो अमाइनो एसिड्स है ना, ये चेंज होते हैं, दो चीजें बनाते हैं, एक तो बनाते हैं अल्फा हेलिक्स और एक बनाते हैं ये बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। ये लिख लो कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना उसमें दो चीजें हैं, एक तो है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, इस बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन अपनी अपनी बुक के पेजेस पे लिख लो
अल्फा हेलिक्स और जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, दे आर द कंपोनेंट ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी कि इसका मतलब ये है कि अमाइनो एसिड्स खुद को हेलिक्स की फॉर्म में, हेलिकल स्प्रिंग नहीं होता, जैसे स्प्रिंग होता है ना हेलिकल, हेलिकल स्प्रिंग की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं या फिर शीट्स की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर में सिंपल अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वी हैव द अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, अब ये जो स्प्रिंग मैं कह रही हूँ ये अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं। ठीक है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। अब जब जाहिर है हेलिक्स बन जाएगा, शीट्स बन जाएंगी, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम बॉन्डिंग। सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड तो अमाइनो एसिड्स को जोड़ रही थी ना, अब ये भी अमाइनो एसिड्स ही हेलिक्स वगैरह बना रहे हैं, लेकिन जाहिर है स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है। स्प्रिंग को अगर छोड़ दो तो अपनी ओरिजिनल नेटिव स्टेट में वापस आ जाता है ना। तो आप इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, हेलिक्स और शीट्स को मेंटेन करने के लिए हमारे पास होगी एक और बॉन्डिंग आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ एक और बॉन्ड होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगी जो कि हेलिक्स स्प्रिंग को मेंटेन रखेगी। ठीक है, स्प्रिंग को उसकी नेटिव स्टेट में मेंटेन रखेगी। जो है वो कौन सी बॉन्ड है जी, वो है जी हाइड्रोजन बॉन्ड। और जहां जहां पे भी दो अमाइनो एसिड्स यानी कि मेथियोनिन या सिस्टीन प्रेजेंट होंगे, वहां पे एक और बॉन्ड होगी जिसका नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड। जब भी, मैं गौर से सुन लो, कि जब भी दो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कहीं पे प्रेजेंट होंगे ना, तो उनके दरमियान एक बॉन्ड होगी जिसको हम कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो व्हेन एवर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट द बॉन्डिंग विल बी डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और बॉन्ड भी है, पेप्टाइड बॉन्ड तो है लेकिन इसके साथ एक और बॉन्ड भी है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्ड ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। क्वेश्चन आ जाता है जी कि कौन सी बॉन्ड्स हैं जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही हैं, तो फिर आपने लिखना है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जी मेंटेन कर रही हैं। इसके अलावा आ जाओ जल्दी से टर्शरी स्ट्रक्चर पे। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में जो है ना चीजें और ज्यादा कंपैक्ट हो जाती हैं और ज्यादा अमाइनो एसिड्स क्लोज हो जाते हैं आपस में। ठीक है, उसमें तो सब हेलिक्स बना रहे हैं और शीट्स बना रहे हैं ना, इसमें ये आपका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना और ज्यादा कन्फाइंड हो जाएगा, यानी कि उसकी लेयरिंग बन जाएगी। ठीक है, एक चेन आपस में जो है ना समझो रोल हो रही है, चेन रोल हो रही है। ठीक है, तो उसका साइज, जब आप एक किसी धागा एलोंगेटेड है, थ्रेड खोला हुआ है, उसको लपेटते हो तो वो उसका साइज छोटा हो जाता है ना, कन्फाइंड हो जाता है ना, वो कम्पैक्ट हो जाता है। इसी तरह से प्रोटीन का जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये अब जाएगा कन्फाइनमेंट की तरफ। ठीक है, ये ज्यादा कम्पैक्ट हो जाएगा, इसकी लेयर्स और इसकी फाइबर्स जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर जब लपेटे जाएंगे तो बन जाएगा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन का, वो है जी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है और ये सबसे ज्यादा कंपैक्ट स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। और ये जितनी ज्यादा प्रोटीन आपकी कंपैक्ट होगी ना, कन्फाइंड होगी, इतना ज्यादा इसका जितना इसका साइज कम होगा ना, उतनी ज्यादा इसकी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है ना वो होगी ज्यादा। ठीक है, उतनी ज्यादा प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा प्रोटीन जो है वो कंपैक्ट होगी। तो जी ये हमारे पास है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब लास्ट वाला quaternary structure of the protein. Several monomeric units, each with appropriate primary, secondary, and tertiary structures, may combine together. अब सिंपल वर्ड्स में बता दूं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब ये है, देखो जिस प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिस भी प्रोटीन में, उसका होगा टर्शरी स्ट्रक्चर तक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और ऐसी कोई भी प्रोटीन जिसमें दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है, ऐसी कोई भी प्रोटीन जिसमें दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, उसको उसमें जो स्ट्रक्चर होगा ना वो होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, एनी प्रोटीन विच कंटेन 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दे विल कंटेन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर किसी प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसका मतलब है कि उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, जिस प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ना उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं है। जिस प्रोटीन में दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी तो उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को भी कौन कौन सी चीजें मेंटेन कर रही हैं, ठीक है, ये और कॉम्पैक्ट फॉर्म होगी, ठीक है, प्रोटीन की। अब इसको भी जो है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, इसके अलावा कुछ और बॉन्ड्स भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द
tertiary and quaternary structure of the protein. Hydrophobic bond, ठीक है, it is also present. हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का मतलब ये है ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि वाटर हिटिंग है, ठीक है, वो अपने आप को प्रोटीन के सेंटर में छुपा लेते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड होती है ना उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड. इसके अलावा है जी डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस या डायपोल डायपोल बॉन्ड, ठीक है, ये भी प्रोटीन के क्वाटनरी और टर्शरी दोनों स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करती है. इसके अलावा होती है जी आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ये सारी बॉन्ड्स हैं जो कि प्रोटीन के टर्शरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही हैं. दीज आर द बॉन्ड्स व्हिच आर गोइंग टू मेंटेन द टर्शरी एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल. जाहिर है जब प्रोटीन में जो फाइबर्स की फॉर्म में रोल हो रहा है तो वो तो अगर आप गुच्छा बनाते हो, ठीक है, उसके ऊपर कोई चीज लपेटते नहीं हो तो खुल जाएगा, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चीज अगर जो है उसके बाइंडिंग करने के लिए कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी तो फिर ही वो स्टिक रहेगा ना. तो टर्शरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास ये सारी बॉन्ड्स हैं. तो इंशाल्लाह जब हमारे लाइव लेक्चर्स होंगे तो उसमें हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे. So these are the basically 4 levels of the structural organizations और 4 structural organizations of the protein. अब जी वराइजी, अच्छा इसकी एग्जांपल कि कौन सी प्रोटीन है जिसका टर्शरी स्ट्रक्चर है, कौन सी प्रोटीन है जिसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है. तो ऐसी प्रोटीन जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और जिसका टर्शरी स्ट्रक्चर है उसकी एग्जांपल है मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन. और ऐसी प्रोटीन जिसमें दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उसकी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है. तो हीमोग्लोबिन एग्जांपल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की और मायोग्लोबिन एग्जांपल है टर्शरी स्ट्रक्चर की. अब जी सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन, कौन सी चीज खाओगे तो तुम लोगों को प्रोटीन मिलेगी, ये तो मेरे ख्याल में सबको पता है. एनिमल सोर्सेज में मीट है, फिश है, एग है, पोल्ट्री, पोल्ट्री की जितनी चीजें हैं ना देयर आर गुड सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन. और प्लांट सोर्सेज में जी आपके जो है बीन्स हैं, पल्सेस हैं, दे आर द गुड सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन, ठीक है. तो these are the sources of the protein basically, plant and animal sources. इसके बाद जी फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन. तो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूं. फर्स्ट क्लास प्रोटीन are the proteins which contain फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जी जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है. देखो मैंने बताया था कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स व्हिच आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एंड वी हैव टू टेक देम फ्रॉम द डाइट. ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि बॉडी में नहीं बनते और आपने अपनी डाइट से लेने हैं वो एसेंशियल है. तो जाहिर है वही प्रोटीन खाने का फायदा है ना जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं. उस प्रोटीन को खाने का क्या फायदा कि जिसमें आपके पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि नॉन एसेंशियल तो ऑलरेडी बॉडी में आपके बंद रहे हैं, ठीक है. तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं डेफिनेटली अगर हम नहीं भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है बिकॉज ऑलरेडी दे आर प्रोड्यूसिंग इन आवर बॉडी. बट जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं डेफिनेटली दैट इज अ मस्ट थिंग कि वी मस्ट इंक्लूड देम इन आवर डाइट. तो ऐसी प्रोटीन्स, those proteins which contain the essential amino acids are called as the first class proteins, and those proteins which contain the non essential amino acids are called as the second class proteins, ठीक है. second class protein कौन सी है जिसमें essential amino acids जो हैं वो नहीं होते हैं, और फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जिसमें essential amino acids होते हैं. तो अब कौन सी फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स हैं, जितने आपकी एनिमल सोर्सेज की प्रोटीन्स हैं, ठीक है, फिश है, मीट है, चिकन है, चिकन लिवर है, एग है, दे आर द फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स. और जो सेकंड क्लास प्रोटीन्स हैं वो आपकी आ जाएंगी जो आप दालों से हासिल करते हो, सब्जियों से हासिल करते हो, ठीक है. दे आर कॉल्ड एज द सेकंड क्लास प्रोटीन्स, ठीक है. फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स एंड सेकंड क्लास प्रोटीन्स. इसके बाद है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटीन, फंक्शंस ऑफ द बेसिकली प्रोटीन्स, ठीक है. तो प्रोटीन्स के जो फंक्शंस हैं आई थिंक वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, या जल्दी से कर ही लें, वैसे इजी हैं, ठीक है जी. प्रोटीन्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, सिंपल प्रोटीन्स and prota means they contribute, they combine with the nucleic acids to form the nucleoproteins. सिंपल वर्ड्स में तुम लोग को बताती चलूं कि जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि दे आर द बेसिकली
कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए, ये भी जो है ना प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। तो ऐसी प्रोटीन्स को हम न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटोप्लाज्म का, हमारे सेल के जो प्रोटोप्लाज्म है उसका मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली दे आर एंजाइम्स, ठीक है, कि आपकी जो प्रोटीन्स हैं हमारे एंजाइम्स बनाते हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो हार्मोन्स बनाते हैं। सो दे ऑल्सो हैव द कैरियर फंक्शंस, जैसे कि हीमोग्लोबिन वगैरह, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं कैरियर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती हैं हमारी बॉडी में। इसके अलावा ब्लड कोगुलेशन में भी हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में, जैसे कि फाइब्रिनोजिन है। इसके अलावा मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी हेल्प करती हैं, जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन। दीज आर द प्रोटीन्स विच हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि प्रोटीन गिव अस एनर्जी, ठीक है, हमें एनर्जी दे रही हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट प्रोटीन्स हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन कर रही हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन इज द प्रोटीन विच हेल्प्स टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। अनदर फंक्शन इज के जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली दे हैव द रोल इन द डिफेंस सिस्टम ऑल्सो। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, जैसे कि आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द प्रोटीन्स जो कि जी जी बिल्कुल, नमाज का टाइम है, मुझे याद आ गया, ठीक है। तो दे आर द प्रोटीन्स, प्रोटीन के फंक्शंस ही तुम लोगों ने पढ़ कर आने हैं, और नेक्स्ट टाइम हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन से इंशाल्लाह अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो जी अभी के लिए जो है जी वो अल्लाह हाफिज़, लेकिन जितना किया है वो नेक्स्ट, क्योंकि तुम्हें पता है कि वेडनेसडे पूरे हफ्ते बाद हमारी क्लास है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू के सारे जो है ना इसको करके आओ, ठीक है, पढ़ कर आओ। तो अभी के लिए फिर ओके बाय। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है ना फिर फंक्शन से कंटिन्यू करते हैं प्रोटीन्स के, ठीक है, क्लासिफिकेशन भी और फंक्शंस भी। तो ये तुम सब ने कर आने हैं, ठीक है जी। ओके, खुदा हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो तुम लोग पूछ सकते हो।